जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए रुक्मणी प्रकाशन से आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आज आपको साइंस और जीके दोनों कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यानी सामान्य अध्ययन और साइंस दोनों कराऊंगा। पहला सवाल है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट संहिता। यानी चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है ये। ठीक है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी विषयों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 संबंधित है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का महाभियोग से। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग से, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस दिन कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। और अभी तक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। चलिए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 का उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, जो राजस्थान में, याद रखिएगा। आपका नागौर की जगह राजस्थान भी ऑप्शन में आ सकता है। और ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, जो 1919 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। चलिए अगला सवाल, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। यूनिफिकेशन, इंग्लिश में बोलिए तो यूनिफिकेशन। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सेडान का युद्ध 1870। सेडान के युद्ध 1870 के परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ और इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, इसको याद रखिएगा। हिमाद्री नामक किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो हिमाद्री नाम प्रयुक्त हुआ था आपका ग्रेटर हिमालय के लिए। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियर काल में हुआ और हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर थी, इसको भी याद रखिएगा। और हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो आपका 8,848.86 है, 8,848.86 मीटर ऊंची है। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। इस तरह ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला, जो 7000 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का, तो देखिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का कार्य नहीं है रुपए के मूल्य का निर्धारण करना। बाद बाकी सामान्य केंद्रीय बैंकिंग के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य है क्या है, वो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। वो है आपका करेंसी का मुद्रीकरण, ठीक है, फिर मौद्रिक नीति का निर्धारण और व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव, ठीक है, और विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, वही है साख नियंत्रण करना, ठीक है, और बैंकों की बैंक का काम करना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो देखिए, भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है आपका ऑप्शन सी, राजनीति में धन का प्रयोग। ठीक है,
और याद रखिएगा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में 17वीं लोकसभा का गठन 2019 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो देखिए भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। कौन है? K2। ठीक है, याद रखिएगा। और K2 POK के क्षेत्र में स्थित है। और गोंडविन स्टीन इसका दूसरा नाम है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, K2 का ही दूसरा नाम है गोल्डविन ऑस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिए कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा जो है हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय क्षेत्र में, इसको भी याद रखिएगा। और माउंट आबू जो है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। चलिए, विकास के अनुरूपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो विकास का के अनुरूपागम की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी आपका ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1969 से 74 के बीच। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका लक्ष्य था विकास की गति को तेज करना और कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? चलिए क्यों ना इसको हम थोड़ा डिटेल में जानें। इसका आंसर जानने से पहले डिटेल में जान लें कि 14 अगस्त, ठीक है ना, 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। तो अब आप आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, लोकतंत्र बचाओ। और 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी, इसको याद रखिएगा। और जयप्रकाश के नारायण के बारे में आपने सुना होगा। इनके नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो देखिए राज्यसभा जो है धन विधेयक को हद से हद 14 दिनों तक रोक सकती है, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 109 एक के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम, देखिए स्वरोजगार कार्यक्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम। ठीक है ना। तो इस कार्यक्रम में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसमें चलते हैं। एक और है आपका, मैं बता दूं आपको कि रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के लिए 84 सीटें आरक्षित है। ठीक है ना, कितने हैं? 84 सीटें। और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित है। और लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सीट यानी सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 543 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधि नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। चलिए ये थे आपका 104वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाया गया। और अनुच्छेद 81 के दिन लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु, ठीक है ना, दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? देखिए इसको कहते हैं एगमार्क। क्या कहते हैं? एगमार्क। ठीक है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और ISI मार्क टिकाऊ वस्तु पर लगाई जाती है। और हॉलमार्क जो है, ठीक है, हॉलमार्क आभूषणों पर मापदंड निर्धारण का पैमाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अधिनियम प्रदान किया गया था और संपत्ति के अधिकार छठी मौलिक अधिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी या महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। ठीक है, दिए गए कथन में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, अर्थात इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है और महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुमति प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी, सरकार क्या कर रही है। चलिए, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे आपका अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ठीक है, याद रखिएगा। और 2 गज जमीन, इनके जो लेखक थे वो थे अब्दू समद, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और प्रसिद्ध गजल सरफरोशी की तन्नाब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, CACP द्वारा। ठीक है, CACP द्वारा। और इस कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इनके में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं होगा आपका कोयला। ठीक है, ऊर्जा का मुख्यतः 2 स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसमें आ जाएगा आपका परंपरागत में कोयला, डीजल, पेट्रोल। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जो नवीकरण स्रोत होता है जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पन बिजली, ठीक है, जो कभी खत्म होने वाला ना हो, वो होता है गैर परंपरागत। ठीक, तो कोयला तो समाप्त होने वाला, ये समाप्त संसाधन है, तो ये परंपरागत में आएगा। कोंकण तट निम्न में किनके बीच स्थित है? कोंकण तट, तो देखिए कोंकण तट जो है आपका हो जाएगा इसमें आंसर, सबको इसको जानता है, ऑप्शन डी, गोवा तथा दमन। ठीक है, गोवा तथा दमन के बीच स्थित है और कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। और याद रखिएगा कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है और मालाबार तट केरल में अवस्थित है। मालाबार तट कहाँ है? केरल में, इसको भी याद रखिएगा। और पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है और कोरोमंडल तट सामान्यतः उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये सब चीज़ याद रखना चीज़ है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, 29 और 30 में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई स्थित महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवनीयकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, किससे होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, सुशासन यानी गुड गवर्नमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो देखिए भारत में झूम कृषि जो होती है वो है आपका उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है आपका कामरूप। कामरूप हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। कामरूप असम का प्राचीन नाम, असम का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? असम का प्राचीन नाम कामरूप है। ठीक है,
और भारत पोटाश उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुनें। देखिए विमेलित जो मिलता नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई खेल 2026 भारत। ठीक है, एशियाई खेल 2026 भारत ये गलत है। एशियाई खेल 2026 में नागोया यानी जापान में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार का तीसरा अंग जो होता है वो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है वो कौन सी नदी है? तो उस नदी को कहते हैं हम लोग कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद है, इसको याद रखिएगा। चलिए एक और सवाल पूछ सकता है कि नदी घाटी बोर्ड का स्थापना कब हुआ? 1956 में। ठीक है, और एक चीज आई अनुच्छेद 262 के दिन। एक सवाल आया था परीक्षा में कि श्रीरंगपट्टनम कहाँ अवस्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे। और यह किस राज्य में? तो मैसूर राज्य की राजधानी और टीपू सुल्तान का शहीद स्थल भी था। चलिए, राजनीतिक दल को चिन्हित कौन करता है? तो राजनीतिक दल को चिन्हित करता है आपका चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग चिन्हित करता है। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 324 से, ठीक है, 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित है। और भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कि लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां सवाल, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था आपका ऑप्शन सी अल बरूनी। ठीक है, चलिए 1905 में बनारस में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसको लिया गया आपका, हमको लगता है इसमें हो जाएगा मुंडूक उपनिषद होना चाहिए। हाँ, मुंडूक उपनिषद होगा। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो लिया गया था सत्यमेव जयते मुंडूक उपनिषद से लिया गया था। चलिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक के साथ 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। इनके 2 चरण है, 6 अप्रैल 1930 से 5 अप्रैल 1931 तक और जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। और इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता उल्लेखनीय रही है। चलिए, शैलकृत मंदिर है, तो देखिए शैलकृत जो मंदिर है उसको कहेंगे हम एलोरा। क्या कहेंगे? एलोरा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी याद रखिएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण एक प्रथम ने किया था और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन 2 ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन बी नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस।
आज रखिएगा पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर, ठीक है ना, 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। और पृथ्वी के ऊपर 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की जो है आपका वृद्धि होती है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर जो है वो है आपका ऑप्शन सी 11.29%, याद रखिएगा। और देश में शहरीकरण का प्रतिशत है 31.2%। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगला सवाल है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 42। चलिए, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमेलित विकल्प को चुनें। तो इसमें विमेलित विकल्प जो है वो है ऑस्ट्रेलिया सिडनी। ऑस्ट्रेलिया सिडनी ये गलत है, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसको याद रखिएगा। चलिए, हाल में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान से। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध तवांग मठ जो है वो आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और तवांग मठ जो है बौद्ध मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। और तवांग मठ का निर्माण वर्ष 1600, ठीक है, 1680-81 के बीच हुआ था। और इसको कराया था मेराक लामा लोद्रे गयास्ते ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चेरो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्राय यानी पैने प्लेन मैदान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मैदान संबंधित है आपका नदी से, ठीक है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी संरचना समतल क्षेत्र में टीले के रूप में होती है। गतिशील, अब आ जाते हैं साइंस में। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, क्या आवेश पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। एक मिनट, हाँ। ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है ये हो जाएगा आपका सिफिलिस, ठीक है, ऑप्शन 3। उसके बाद आर्सीनिया पेस्टिस जो है प्लेग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिलस एंथ्रेसिस जो है, बेसिलस एंथ्रेसिस ये हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स, ठीक है। उसके बाद आपका विब्रियो कोलेरी जो है, विब्रियो कोलेरी जो है वो हो जाएगा आपका कोलेरा, याद रखिएगा। चलिए परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, ठीक है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है का असर कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। चलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से लेकर 7800 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि पादपों में
मूल रोमों द्वारा जल की जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या कहलाती है? नहीं, वाष्पोत्सर्जन नहीं कहलाएगी, गलत हो रहा है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है आपका परासरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो देखिए, वनों का विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिनिर्वात में प्रकाश का वेग c हो, तो इसमें देखिए, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2/3 C। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। चलिए, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखिए, द्वितीयक प्रदूषक जो है वो है आपका स्मॉग। ठीक है, और प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन आता है? सो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से राख, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। और द्वितीयक प्रदूषक में है फोटोकेमिकल धूम, कोहरा, जमीनी स्तर पर ओजोन और पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट यानी पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? धान और धान्य जो है ये हो जाएगा आपका चावल। दूध और मांस हो जाएगा आपका मछली, घी। दूध और मांस हो जाएगा आपका मछली, और वसा और शर्करा ये हो जाएगा घी। दालें और फलियां हो जाएगा मसूर की दाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन डी, टेडपॉल, लार्वा और मत्स्य में। नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, कॉकरोच और सिल्वर फिश। थोड़ा सा नींद लग रहा है दोस्तों, थक जाता हूँ दिन भर पढ़ाते पढ़ाते। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेकेलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विलंगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसके बीच की दूरी को कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, परमाणु का आकार। चलिए, परमाणु का आकार कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे आपका केपलर द्वारा। चलिए, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो कुष्ठ रोग जो उत्पन्न होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, क्या नियंत्रित होता है जीन द्वारा? तो देखिए, जीन द्वारा नियंत्रित होता है आपका ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आनुवंशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो गैस जो है वायुमंडलीय प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ऑप्शन डी। ठीक है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है, और हड्डियां ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जूल नियम के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। एगार प्राप्त किया जाता है, तो एगार प्राप्त किया जाता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शैवाल से, एल्गे से।
चलिए, दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगा आपका 16 मीटर। कितना हो जाएगा? 16 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।